आज का हमारा टॉपिक है कागजी मुद्रा और इसके प्रकार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था धातु मुद्रा किसे कहते हैं, धातु मुद्रा कितने प्रकार की होती है, और धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और शाख मुद्रा, ये जो तीन प्रकार हैं मुद्राओं के, ये भी एक कसौटी पर है। उस कसौटी को हम कहते हैं मुद्रा प्रणाली कसौटी। यानी मुद्रा प्रणाली कसौटी के आधार पर मुद्रा को तीन भागों में या तीन वर्गों में बांटा जाता है। तीन प्रकार की मुद्रा बताई जाती है। एक है धातु मुद्रा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। धातु मुद्रा है ना, धातु मुद्रा के हमने दो प्रकार पढ़े थे। पहला था मानक मुद्रा, इसकी जरूरत हमको यहां पर भी होगी, ध्यान रखेंगे। और दूसरा था प्रतीक मुद्रा। ठीक है, अब थोड़ा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर ध्यान देते हैं कि मानक मुद्रा किससे कहते हैं। मानक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है, ऐसी धातु मुद्रा होती है, धातु की बनी हुई ऐसी मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य और उस धातु का मूल्य दोनों बराबर होता है। मान लीजिए हमने 10 ग्राम चांदी को लेकर 10 ग्राम चांदी से एक सिक्का बना दिया, तो सिक्के का वजन कितना होगा? सिक्के का वजन भी 10 ग्राम होगा ना, तो कोई अंतर नहीं है। अब जो सिक्के का मूल्य है वो 623 रुपये के बराबर है और 10 ग्राम चांदी का मूल्य भी 623 रुपये के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो चांदी का सिक्का है ये मानक मुद्रा है। ठीक है, हमने उदाहरण लिया था। फिर हम देखते हैं प्रतीक मुद्रा। हमने देखा था 5 रुपए का एक सिक्का जो आजकल चलता है, हल्का वाला, है ना, उसका मौद्रिक मूल्य तो 5 रुपए के बराबर है। यानी बाजार में सामान खरीदने जाएंगे इस सिक्के को लेकर तो 5 रुपए के बराबर सामान आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसी सिक्के को आप धातु के रूप में ले जाएंगे, है ना, इसी सिक्के को पिघला देंगे और फिर दुकान में सामान खरीदने जाएंगे तो आपको 5 रुपए के बराबर सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि उस धातु का मूल्य सिर्फ 70 पैसे के बराबर है ना, 69 पैसा आया था, लगभग 70 पैसा मान लेते हैं। तो ये प्रतीक मुद्रा है। प्रतीक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसमें धातु का मूल्य बहुत कम होता है, लेकिन उस धातु से बनी हुई मुद्रा का मूल्य बहुत उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रतीक मुद्रा। अब हम आते हैं कागजी मुद्रा और इसके प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। कागजी मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो कागज से बनी होती है। यानी ऐसे मुद्रा जिसको बनाने में कागज का यूज होता है या कागज से बनी हुई मुद्रा को हम कागजी मुद्रा कहते हैं। और ये 4 प्रकार की होती है: प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा और आदेश मुद्रा। ठीक है, अब इन चारों प्रकारों में एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी भी कहा जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे मानक मुद्रा की। फिर से हम मानक मुद्रा से कंपेयर करके ही इस मुद्रा को हम समझ पाएंगे, है ना। या गोल्ड बुलियन। मानक मुद्रा और गोल्ड बुलियन क्या है, सबसे पहले हम इस अंतर को समझते हैं। देखिए, मानक मुद्रा आप लोग जानते हैं एक चांदी का सिक्का है या सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का मानक मुद्रा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मानक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अब बुलियन का क्या मतलब है? अगर हम मान लीजिए ये सोने का जो सिक्का है इसका वजन सपोज 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम वजन के बराबर है, तो ये मानक मुद्रा हो गई। वजन कुछ भी हो सकता है उसका, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, आधा ग्राम, कुछ भी हो सकता है। अगर हम जो है ये सिक्के के रूप में है, 1 ग्राम सोना सिक्के के रूप में है, तो ये मानक मुद्रा है। जब यही 1 ग्राम सोना एक बिस्किट के रूप में अगर है तो हम इसको कह देंगे बुलियन, गोल्ड बुलियन, स्वर्ण बुलियन। ठीक है, चांदी के सिक्के को भी नाम तो स्वर्ण बुलियन है, हम इसको सिल्वर बुलियन भी कह सकते हैं, बुलियन भी कह सकते हैं। जहां पर भी बुलियन कहा जाएगा तो इसका मतलब इसमें मानक मुद्रा हो सकती है ना, या फिर वह धातु हो सकती है जिससे मानक मुद्रा बनी होती है, जैसे सोना या चांदी। ठीक है, विदेशी मुद्रा को भी आजकल बुलियन में शामिल किया जाता है आंशिक रूप से। ठीक है, SDR जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की
मुद्रा होती है उसको भी आजकल बुलियन में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार नियम बना के कुछ और मुद्राओं को भी या कुछ और धातुओं को भी बुलियन में शामिल कर सकती है। ये कानून पर, ये सरकार के जो है कानून बनाने की, कानून पर निर्भर करता है काफी कुछ। तो हम बुलियन और मानक मुद्रा का अंतर, दोनों अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही बात है। बुलियन में हम मानक मुद्रा मतलब है सोने का सिक्का मानक मुद्रा है, लेकिन अगर सोना अगर किसी खाली धातु के पिंड के रूप में है, एक धातु की गोली के रूप में, धातु का बिस्किट के रूप में, तो बुलियन में हम उसको भी शामिल कर लेते हैं। अब देखते हैं प्रतिनिधि कागज मुद्रा होती क्या है। मानक मुद्रा या गोल्ड बुलियन की रसीद को ही प्रतिनिधि कागजी मुद्रा कहते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है। मान लीजिए एक व्यापारी है जो 10,000 चांदी के सिक्के लेकर व्यापार पे जा रहा है ना। 10 कितने सिक्के हैं? 10,000 सिक्के हैं। ठीक है, और एक सिक्के का वजन कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम है एक चांदी के एक सिक्के का वजन। और व्यापार पर जाएगा तो उसको क्या करना होगा? सभी सिक्के एक साथ ले जाने पड़ेंगे अपने साथ, तभी तो व्यापार कर पाएगा, क्योंकि बिना मुद्रा के तो भुगतान हो नहीं पाएगा। जब इसे लेके जाएगा तो उसके पास अब चांदी का कुल वजन हो जाएगा 1,00,000 ग्राम। 1,00,000 ग्राम का मतलब है लगभग 100 किलोग्राम, लगभग नहीं 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम चांदी उस व्यापारी को अपने साथ ले जानी होगी। 100 किलोग्राम चांदी ले जाने के लिए अब एक आदमी तो नहीं, कम से कम 4-5 मजदूर चाहिए होंगे। अगर दूर जाना है तो हो सकता है और ज्यादा चाहिए होंगे, बैलगाड़ी रखनी पड़ेगी पूरे सिर्फ चांदी ले जाने के लिए, है ना, मुद्रा ले जाने के लिए। तो जो धातु मुद्रा है उसकी एक दोष है, धातु मुद्रा का एक दोष है कि इसको कैरी करना, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लागत ज्यादा आती है ना, इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए धातु मुद्रा की जगह कागज मुद्रा चलन में आई। कागज हम जानते हैं हल्का होता है ना, कागज मुद्रा में जरूरत भी नहीं है, वो बिल्कुल एक तरह से प्रतीक मुद्रा की तरह होती है। कागज का मूल्य बहुत कम होता है, लेकिन उस पर अगर 100 लिख देंगे तो 100 रुपए का जाएगा, उसी कागज पर 200 लिख देंगे 200 रुपए के बराबर सौदा करेगा, है ना। तो अब क्या है, व्यापारी क्या करता है, अपने राजा के पास जाता है, या उस समय जो भी मुद्रा की संस्था है, कोई बड़ा कोई बनिया भी हो सकता है, बड़ा महाजन भी हो सकता है जो सिर्फ पैसे लेने देने का काम करता है, तो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि आप 10,000 चांदी के सिक्के रख लो, क्योंकि इसको 10,000 सिक्के आप रख लो। क्यों रख लो? क्योंकि इसको ढोने में बहुत परेशानी है ना। तो अब महाजन या बैंक या उस समय का राजा, शासक जो भी है, जो भी मुद्रा जारी करता है, वो कहता है कि ऐसा तो सौदा हो नहीं पाएगा। सौदा नहीं हो पाएगा तो एक उपाय है हमारे पास। उपाय क्या है? आप ऐसा करो, 10,000 सिक्के हमें दे दो, हम आपको 10 सिक्कों के बदले एक रसीद देंगे। 10 सिक्के के बदले क्या दिया जाएगा? एक रसीद दी जाएगी, यानी हर रसीद पर 10 सिक्के, हर एक रसीद होंगी, आपको जो है एक रसीद दी जाएगी, उस पर लिखा जाएगा 10 सिक्के, 10 चांदी के सिक्के। और इसी तरीके से आप अगर 10,000 सिक्के जमा कर रहे हैं तो आपको 10,000 सिक्कों के लिए 1,000 रसीद मिल जाएंगी, है ना। अब आप 1,000 रसीद, क्योंकि रसीद किस पे बनी है? कागज पे बनी है, कागज बहुत हल्का है। अब आप 1,000 कागज की एक पतली पतली गड्डी बनाओ और जाओ, जहां आपको जो सामान खरीदना है आप रसीद दे देना उस व्यक्ति को मुद्रा की जगह, और वो रसीद जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी या बाजार में कहीं भी होगी, हम उसको जो है पूरी कानूनी मान्यता देंगे, हम उस रसीद को जो है मुद्रा के बराबर मूल्य समझेंगे, है ना। अगर कोई उस रसीद को लेके हमारे पास आता है तो हम उसको उसकी जगह 10 चांदी के सिक्के भी दे देंगे एक रसीद के बदले। तो इस तरह की व्यवस्था है ना। कहने का मतलब यह है कि जो 1,000 रसीदें हैं, इनके पीछे 10,000 सिक्कों का वजन है। ये बिल्कुल 10,000 सिक्कों के बराबर, चांदी के सिक्कों के बराबर काम करेंगे। एक रसीद है तो ये चांदी के 10 सिक्कों के बराबर काम करेगी। अगर 5 रसीद हैं तो वो जो है चांदी के 50 सिक्कों के बराबर काम करेगी। ठीक है, तो
इसीलिए जो ये रसीद है इसी को हम कह रहे हैं प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। क्यों? क्योंकि ये इस चांदी के सिक्के का प्रतिनिधित्व कर रही है। नाम ये रसीद है, कागज है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 चांदी के सिक्कों को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए हम इस मुद्रा को, ये अब ये रसीद है, जो रसीद को मुद्रा कह देंगे, इस रसीद को या इस मुद्रा को हम कहेंगे प्रतिनिधि कागज मुद्रा। ठीक है। और इस मुद्रा को स्वर्ण बुलियन या मानक मुद्रा का 100% समर्थन प्राप्त होता है। 100% का मतलब ये है कि अगर आप एक रसीद ले जाएंगे, उस रसीद पर लिखा है 10 ग्राम चांदी, है ना, या 10 चांदी के सिक्के, तो उस रसीद पर जो लिखा गया होगा उतना ही बुलियन या उतनी ही मानक मुद्रा उस रसीद वाले व्यक्ति को, रसीद देने वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी। ठीक है। इसे प्रतिनिधि कागज मुद्रा कहते हैं, या इसे पूर्ण परिवर्तनीय मुद्रा भी कहा जाता है। इसे पूर्ण परिवर्तनीय कागज मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रकार है कागजी मुद्रा का, वह है परिवर्तनीय कागज मुद्रा। इसे आंशिक परिवर्तनीय कागज मुद्रा भी कह सकते हैं। अब आंशिक क्यों कहते हैं, देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसे जैसे रसीद की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कागज के नोट होंगे, है ना। वो कागज के नोट बाजार में चल रहे होंगे और उनके पीछे सपोर्ट होगा, यानी कागज का नोट जो है वो किसी बुलियन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा से तुलना करते हुए देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। प्रतिनिधि कागज मुद्रा और दूसरा क्या है, परिवर्तनीय कागज मुद्रा। इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मिलाते हुए पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे आसानी से समझ में आएगा। अब प्रतिनिधि कागज मुद्रा, हमें पता है जो प्रतिनिधि कागज मुद्रा है उसके पीछे सपोर्ट किसकी ताकत होती है? बुलियन की ताकत होती है। मान लीजिए एक रसीद है ना, उस एक रसीद पर लिखा है 10 सिक्के, ठीक है, 10 चांदी के सिक्के या 10 सोने के सिक्के, जो भी है। तो ये रसीद जो है 10 सिक्कों में पूरी तरीके से परिवर्तनीय होगी। जब भी रसीद लेके कोई व्यक्ति मुद्रा प्राधिकारी के पास या महाजन के पास या बैंक के पास जाएगा, तो वो उस रसीद के बदले उसे, जिसकी जो रसीद देने आया है, उसको 10 सिक्के देगा। ठीक है। परिवर्तनीय कागज मुद्रा में क्या होगा, सिक्के तो यहां भी दिए जाएंगे, लिखा होगा एक रसीद बराबर 10 सिक्के, है ना, यानी सिक्के को रसीद के साथ बदलने का वादा यहां पर भी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी पूरी रसीद को जो है नहीं बदला जाएगा। यानी हम 10 रसीद लेके जाएंगे तो 9 रसीद बदली जाएंगी, एक को नहीं बदला जाएगा। आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम। मान लीजिए हम एक नोट लेके गए, अब रसीद को हम नोट कह देते हैं, ठीक है। एक नोट लेके गए जो कि 500 रुपए का था, ठीक है। और हमने मुद्रा प्राधिकार से, आरबीआई से या किसी संस्था से, किसी मौद्रिक संस्था से कहा कि 500 रुपए के बराबर हमको सोना दे दिया जाए। सोने की मांग कर दी हमने, है ना, गोल्ड की मांग कर ली, इतना बुलियन मांग लिया हमने। तो प्रतिनिधि कागज मुद्रा में क्या होगा, 500 रुपया बैंक अपने पास रख लेगा, उसके बदले में इतने रुपए का गोल्ड दे देगा। यह है प्रतिनिधि कागज मुद्रा का उदाहरण। परिवर्तनीय कागज मुद्रा में क्या होगा, 500 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, है ना, लेकिन उसके बदले में सोना भी देगा, लेकिन 500 रुपए के बराबर सोना नहीं देगा, 500 से कम देगा। ठीक है। 500 से कम के बराबर सोना देगा, 500 से कम। यानी जो मुद्रा, जो परिवर्तनीय कागज मुद्रा है, वो बदले तो जा रही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदली जा रही है, आंशिक रूप से बदली जा रही है। तो प्रतिनिधि कागज मुद्रा और परिवर्तनीय कागज मुद्रा दोनों के पीछे ही मानक मुद्रा का सपोर्ट होता है, बुलियन का सपोर्ट होता है, उसकी ताकत होती है।
लेकिन प्रतिनिधि कागज मुद्रा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय होती है, पूर्ण रूप से बदली जा सकती है कागज से धातु के रूप में, मानक मुद्रा के रूप में, मानक मुद्रा से रसीद के रूप में। लेकिन जो परिवर्तनीय कागज मुद्रा है उसे पूर्ण रूप से मानक मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है, बल्कि आंशिक रूप से बदला जा सकता है। इसीलिए इसको हम परिवर्तनीय कागज मुद्रा कहते हैं, या आंशिक रूप से परिवर्तनीय कागज मुद्रा कहते हैं। ठीक है। इस कागजी मुद्रा को उसके मूल्य के बराबर गोल्ड बुलियन में बदला जा सकता है। ठीक है। लेकिन जितनी मुद्रा आप लेकर आप जाएंगे वो पूरी ही मुद्रा नहीं बदली जाएगी, आंशिक रूप से बदली जाएगी। ये इसको हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसको और तरीके से भी समझा जा सकता है। देखें कैसे। ये परिवर्तनीय कागज मुद्रा है। हम जानते हैं परिवर्तनीय कागज मुद्रा आंशिक रूप से बदली जाती है ना। आंशिक रूप से बदलने का एक मतलब और भी है। क्या मतलब है देखते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये के नोट है, रुपये 1000 के नोट हैं बाजार में या किसी व्यक्ति के पास। ठीक है। और रुपये 1000 का सोना भी जमा है, का सोना भी है बैंक के पास। ठीक है। अभी दोनों जब एक दूसरे को बराबर एक दूसरे के रूप में बदल रहे हैं, जब पूरा 1000 का नोट 1000 रुपये के सोने में बदल जा रहा है, तब तो हम इसे कहेंगे पूर्ण परिवर्तनीय मुद्रा है ना। लेकिन जब परिवर्तनीय कागज मुद्रा है उसमें क्या होगा, सोना तो 1000 रुपये का होगा, लेकिन चलन में मुद्रा जो है वो 1100 के बराबर हो जाएगी। नोट ज्यादा हो जाएंगे, कहने का मतलब है। ठीक है। जब नोट ज्यादा हो जाएंगे तो अब अगर कोई व्यक्ति जाता है, कहाँ जाता है, पूरे 1100 रुपये लेकर बैंक के पास जाता है और उससे कहते हैं 1100 रुपये के सोना दो, तो 1100 रुपये का सोना देना संभव नहीं है, क्योंकि बैक सपोर्ट तो 1100 के नोट जरूर हैं, 1100 रुपये के नोट हैं, लेकिन सपोर्ट तो 1000 रुपये के सोने का है सिर्फ। तो 1000 रुपये का ही सोना वापस आएगा। 100 रुपये के नोट जो है आपके एक तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, है ना। ये आंशिक रूप से ही सोना वापस होगा, आंशिक रूप से ही सोने का सपोर्ट होता है। तो ऐसी मुद्रा को हम परिवर्तनीय कागज मुद्रा कहते हैं सामान्य रूप से। लेकिन अगर बाय द वे कोई 500 रुपये लेके जाता है, 500 रुपये के नोट लेकर जाता है और मुद्रा प्राधिकार से यानी आरबीआई से कहता है कि उसे 500 रुपये का सोना दे दिया जाए, तो 500 रुपये का सोना उसको दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा, क्योंकि 500 रुपये के पीछे 500 रुपये का सपोर्ट है। लेकिन हर जगह यानी पूरे अमाउंट के लिए 1100 रुपये के लिए या फिर 1000 रुपये से अगर ज्यादा नोट होंगे तो उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं उनके लिए सोने का सपोर्ट नहीं है। सिर्फ 1000 रुपये तक ही सोने का मुद्रा का मानक मुद्रा का सपोर्ट है। इसीलिए ऐसी मुद्रा को हम कहते हैं आंशिक रूप से परिवर्तनीय कागज मुद्रा। आगे है अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा। आजकल हमारे आसपास जितने भी नोट, भारत में जितने भी नोट और जितने भी सिक्के चलन में हैं वो सब अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा है। अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा में जो कागज का नोट होता है या कागजी मुद्रा होती है उसके पीछे बुलियन का कोई सपोर्ट नहीं होता है, यानी मानक मुद्रा या बुलियन का कोई सपोर्ट उसके पीछे नहीं होता। उसके पीछे मानक मुद्रा की या बुलियन की कोई ताकत नहीं होती है। और इसी यही वजह है कि इनको असीमित मात्रा में छापा जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है पीछे कोई, है ना। इनको जो है मानक मुद्रा के समर्थन की जरूरत नहीं होती है। तो आजकल हमारे आसपास जितने भी नोट हैं, लेन देन में चलते हैं, व्यवहार में चलते हैं, जितने भी सिक्के हैं वो सिक्के तो धातु मुद्रा होती है, जितने भी नोट हैं 1 रुपया 1 से अधिक मूल्य के, वो सब अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा है। उनको मानक मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है। एक और होती है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा सरकार के आदेश के आधार पर चलन में होती है। तो 1 रुपये का नोट है उसको केंद्रीय बैंक नहीं छापता है। हम लोग देखते हैं हमारे पास बहुत सारे नोट हैं। 1 रुपये का नोट होता है, 2 का होता है, 5 रुपये का होता है, 10 रुपये का नोट होता है, 20 रुपये का नोट होता है, 50 रुपये का, 100 रुपये का, है ना। 200 रुपये का नोट भी होता है, 500 रुपये का नोट होता है,
और 2000 रुपए का नोट होता है। इन नोटों में से कौन कौन से नोट, 1 रुपए से अधिक मूल्य के जितने भी नोट हैं ये सब आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं, आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का कागज का जो नोट होता है ना, 1 रुपए का जो नोट होता है इसको भारत सरकार छापती है। इसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं। वित्त सचिव मतलब वित्त मंत्रालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे वित्त सचिव कहते हैं। तो 1 रुपए का नोट जो है सरकार के आदेश पर जारी होता है और ये 1 रुपए का नोट भारत की आदेश मुद्रा है। इसे फिएट मनी भी कहते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कुछ साल पहले पूछा भी गया था, फिएट मनी किसे कहते हैं। तो ये हम कागजी मुद्रा की बात कर रहे थे, कागजी मुद्रा के प्रकार। फिर एक है साख मुद्रा। हम लोगों ने बात की थी मुद्रा प्रणाली कसौटी के आधार पर मुद्रा 3 प्रकार की होती है। एक है धातु मुद्रा, है ना, दूसरी है कागज मुद्रा, कागजी मुद्रा, और तीसरी होती है साख मुद्रा। साख मुद्रा के उदाहरण आप समझ लीजिए। साख मुद्रा के उदाहरण बैंक ड्राफ्ट और बैंक चेक साख मुद्रा के उदाहरण है ना। अभी हम जब बैंकिंग सिस्टम को पढ़ लेंगे, बैंक कैसे कार्य करते हैं, चेक क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा, तब हम क्लियर कर पाएंगे कि साख मुद्रा क्या होती है। साख मुद्रा को अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे, सिर्फ आप इसके उदाहरण समझ लें, इनको याद रख लें। धातु मुद्रा की हमने बात की थी, ये तीनों प्रकार किस आधार पर है, मुद्रा प्रणाली कसौटी के आधार पर। मुद्रा प्रणाली कसौटी के आधार पर मुद्रा 3 प्रकार की होती है, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और साख मुद्रा। धातु मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, एक मानक मुद्रा, दूसरा प्रतीक मुद्रा, है ना। इनके इंग्लिश नाम भी पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में जो है इंग्लिश लिखा तो देवनागरी में ही जाता है, लेकिन शब्द भी जो है इंग्लिश के लिख दिए जाते हैं। जैसे मानक मुद्रा के देखो मानक मुद्रा ही लिखा जाता है अक्सर, स्टैंडर्ड मनी इसको कहते हैं। प्रतीक मुद्रा को टोकन मनी बोल देते हैं, कई बार टोकन मुद्रा भी कह देते हैं, है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रतीक मुद्रा टोकन मुद्रा एक ही है, और प्रतीक मुद्रा का ही एक सब टाइप होता है, एक और प्रकार होता है जिसको हम सहायक मुद्रा कहते हैं। वैसे मानक मुद्रा का भी सहायक मुद्रा हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है कि सहायक मुद्रा भी प्रतीक मुद्रा ही है। ठीक है, सहायक मुद्रा भी प्रतीक मुद्रा का ही एक प्रकार है। ठीक है, जो आजकल जो 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, वो सब क्या है, 10 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, ये सब प्रतीक मुद्रा के उदाहरण है। लेकिन अगर यही जो है चांदी का सिक्का है ना, सोने का सिक्का है, ये मानक मुद्रा के उदाहरण है। चांदी और सोने के सिक्के होते हैं, ये मानक मुद्रा के उदाहरण होते हैं। और जो सहायक मुद्रा है, सहायक मुद्रा जैसे 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, ये तो प्रतीक मुद्रा के उदाहरण है। लेकिन जो 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का है ना, 25 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए से कम मूल्य के जितने भी सिक्के हैं वो सब सहायक मुद्रा के उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा 4 प्रकार की होती है, अभी हमने पढ़ा था। प्रतिनिधि कागज मुद्रा, परिवर्तनीय कागज मुद्रा। इन दोनों की विशेषता है, दोनों परिवर्तनीय होते हैं। किसमें, मानक मुद्रा में। ठीक है, मानक मुद्रा में परिवर्तनीय होते हैं। ये पूर्ण रूप से परिवर्तनीय होती है, 100% परिवर्तनीय होती है, और ये आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है। कौन सी, परिवर्तनीय मुद्रा जो होती है ये आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है, आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है। ठीक है, मानक मुद्रा के रूप में। और एक होती है अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा। अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा, आजकल हमारे आसपास जितनी भी मुद्रा आती है, चलन में है, वो सब अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा है। ठीक है, 1 रुपए से कम मूल्य की मुद्रा तो होती नहीं है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, है ना। और ये जो भी कागज के नोट होते हैं ये सब अपरिवर्तनीय मुद्राएं हैं, इनको मानक मुद्रा में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, इस बीच जो है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट छापना जो है महंगा पड़ रहा है, इसलिए भारत सरकार ने या रिजर्व बैंक ने इन नोटों को छापना बंद कर दिया है। हाँ, और एक है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलन में होती है। जो 1 रुपये का जो नोट है, ₹1 का जो नोट है, ये आदेश मुद्रा का एक उदाहरण है।
ठीक है, ओके। साख मुद्रा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल साख मुद्रा के दो उदाहरण आप लोग याद रखेंगे। दो उदाहरण कौन कौन से हैं? बैंक चेक और बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर। स्वीकार्यता कसौटी का मतलब है सरकार किसको मुद्रा के रूप में स्वीकार करती है और किसको मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा के प्रकार। स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है वैध मुद्रा, इसे लीगल टेंडर कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी। ठीक है, और दूसरी होती है अवैध मुद्रा। अवैध मुद्रा को इलीगल नहीं कहते हैं बल्कि नॉन लीगल कहते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। वैध मुद्रा सरकार द्वारा कानून बनाकर, है ना, सरकार कानून बनाती है और किसी वस्तु को मुद्रा की मान्यता दे देती है। ठीक है, सरकार कानून बनाकर जिस वस्तु को मुद्रा की मान्यता देती है उसी को हम वैध मुद्रा कहते हैं। भारत में जितने भी नोट और सिक्के अभी हैं वो सब वैध मुद्रा का उदाहरण है। 10 पैसे का सिक्का भी पहले होता था, आजकल तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। 25 पैसे के सिक्के देख लिए होंगे, शायद किसी घर में पड़े होंगे ऐसे ही। 50 पैसे के सिक्के भी होते हैं बाजार में, अभी बाजार में तो नहीं दिखते, घरों में दिख जाते हैं। फिर उसके अलावा 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है ना, 5 रुपए का सिक्का भी होता है, 10 रुपए का सिक्का भी होता है, और इनके नोट भी होते हैं, कागज के। सिक्का मतलब धातु मुद्रा और नोट मतलब कागजी मुद्रा। ठीक है, तो भारत में जितनी भी धातु मुद्रा और जितनी भी कागजी मुद्रा अभी चलन में है, धातु मुद्रा कागजी मुद्रा चलन में है, वो सब वैध मुद्रा है। क्यों वैध मुद्रा है? क्योंकि सरकार ने नियम बनाकर उनको मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए हम कहते हैं स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा। ठीक है, अब वैध मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक होती है सीमित वैध मुद्रा, दूसरी होती है असीमित वैध मुद्रा। अब सरकार ने देखो नियम कैसे कैसे बनाया है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो सीमित वैध मुद्रा होती है इसमें भुगतान जो है सीमित मात्रा में किया जा सकता है। जैसे एक नियम मैं आपको बताता हूं, 25 पैसे या इससे कम मूल्य के सिक्कों का अगर आपको भुगतान, या इससे कम मूल्य के सिक्कों के रूप में भुगतान करना है, मान लीजिए भुगतान करना है, तो आप अधिकतम मैक्सिमम 25 रुपए का भुगतान कर पाएंगे। ये नियम है, सरकार की स्वीकार्यता इसी तरह की है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप बाजार में गए और आपने बाजार में एक सामान खरीदा, उस सामान का मूल्य था 30 रुपए, सामान का मूल्य था 30 रुपए, तो आपको 30 रुपए भुगतान करना है। आपके पास घर में 25 पैसे के मान लीजिए सिक्के पड़े थे, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे मतलब मान लीजिए आपके पास जो है 25 पैसे के 200 सिक्के पड़े, मान लेते हैं। तो 200 सिक्के 25 पैसे के होंगे तो आपके पास टोटल 50 रुपए हैं, इसका मतलब 25 पैसे के रूप में, है ना। लेकिन क्योंकि भुगतान सिर्फ 25 रुपए की लिमिट तक ही स्वीकार किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि दुकानदार जो आपका सामान बेच रहा है वो जो है 25 पैसे के 100 सिक्के आपसे ले सकता है, इतना स्वीकार कर सकता है। लेकिन इससे ऊपर बाकी 5 रुपए आपको जो है अलग से भुगतान करने पड़ेंगे, अगर दुकानदार ऐसा कहता है तो, उसके बाद स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वैध मुद्रा ही भुगतान के रूप में स्वीकार होती है, लेकिन सीमित मात्रा में। जैसे 25 पैसे के अगर सभी सिक्के हमारे पास 25 पैसे उससे कम मूल्य के हों, या 25 पैसे के सिक्के हों, तो हम उसको सिर्फ 25 रुपए का भुगतान कर सकते हैं। अगर 26 रुपए भुगतान करने हैं तो हम 25 पैसे करके 25 रुपए का भुगतान करेंगे, बाकी 26 भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सीमित वैध मुद्रा। अब दूसरा उदाहरण है, दूसरा प्रकार है वैध मुद्रा का, वो है असीमित वैध मुद्रा। अब असीमित वैध मुद्रा क्या होती है? ये भी, यहाँ भी भुगतान वैध मुद्रा के रूप में होता है, लेकिन असीमित मात्रा में भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, असीमित मात्रा में भुगतान किया जा सकता है कहने का मतलब यह है
कि आप एक एक रुपये के अगर 2000 सिक्के लेकर चले जाएंगे, किसी को भुगतान करेंगे, 2000 रुपये भुगतान करेंगे, बैंक को जमा करेंगे या किसी दुकानदार को देंगे, 2000 रुपये आपने देने हैं किसी सामान को खरीदने के बदले, आप एक एक रुपये के 2000 सिक्के भी देंगे तो वो लेने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि एक रुपया जो है असीमित वैध मुद्रा है। ठीक है। वैसे आजकल अभी जो है कुछ समय से भारत सरकार ने कुछ लेन देनों, बड़े लेन देनों पर नजर रखने के लिए एक नियम बना दिया है कि 2 लाख रुपए से अधिक, 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन नकद में नहीं होगा। नकद में मतलब नोट और कॉइन के रूप में नहीं किया जा सकता है, इसी को नकद बोलते हैं, है ना। तो एक नजरिए से हम कहेंगे कि सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है, तो अब हम इस दृष्टि से कह सकते हैं कि हमारे जो जितने भी नोट हैं, जितना भी मुद्रा हमारे देश में चल रही है अभी, वो सब की सब सीमित वैध मुद्रा है। अगर 2 लाख से ऊपर अगर भुगतान होता है तो फिर उस पर इंक्वायरी सेटअप हो जाती है। आजकल बैंक तो लेते ही नहीं, 2000 से ज़्यादा आप बैंक से कोई सामान खरीदो तो वो आपको जो है 2 लाख, बैंक से आप लोन लोगे तो आपको जो है 2 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो आपको चेक नहीं देगा। हाँ, 2 लाख तक का कहेगा कि हाँ ठीक है, नोट चल जाएगा। तो इस तरह की आप इसको ऐसे समझ लें, जैसे मान लीजिए आप एक मकान खरीद रहे हैं, है ना। मकान का मूल्य सामान्य तो ज़्यादा होता है, मान लो जो 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है। अब 20 लाख में क्या होता है, आपने मान लो 15 लाख, 10 लाख रुपए लोन ले लिया, है ना। 10 लाख रुपए लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन लेंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपको जो है 10 लाख रुपए लोन देगा, यानी 10 लाख रुपए बैंक आपको दे रहा है। आपको भी नहीं दे रहा बल्कि जिससे आप मकान खरीद रहे हैं उसको दे रहा है, ठीक है। आपको तो मकान मिल रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि आप इस 10 लाख में से आप जो है 2 लाख रुपए, कितने, इस 20 लाख, जिस 20 लाख में आपका सौदा हुआ है मकान बेचने वाले से, आप 20 लाख में से 2 लाख के आसपास आप जो है पेमेंट नकद में कर सकते हैं, 2 लाख से कम मूल्य का। उससे ऊपर आपको जो है सारी पेमेंट चेक से करनी होगी। तो इस तरह की शर्तें रखी गई हैं, लेकिन फिर भी हम जो नोट हैं हमारे, उनको हम असीमित वैध मुद्रा कहेंगे, सीमित वैध मुद्रा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर सरकार कभी कोई नियम बना देती है ऐसा कि अब नकद के रूप में, यानी नोट और सिक्कों के रूप में सिर्फ 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक ही भुगतान किया जा सकता है, उससे ऊपर के सारे भुगतान या तो ऑनलाइन करने होंगे या चेक से करने होंगे, अगर ऐसा कोई नियम बन जाता है तो फिर वहां पर भारत की सभी मुद्राएं सीमित वैध मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सीमित वैध मुद्रा, इस मुद्रा को सीमित मात्रा में भुगतान की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, और असीमित वैध मुद्रा, इस मुद्रा को असीमित मात्रा में भुगतान की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अगर आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं और 10 लाख रुपए नकद में एक्सेप्ट हो गए हैं तो इसका मतलब वो असीमित वैध मुद्रा है। अब आते हैं अवैध मुद्रा पर। देखो, अवैध मुद्रा शब्द सुनने में थोड़ा सा हमें लगता है कि अवैध का मतलब कुछ ऐसा है जो गैर कानूनी है ना, आपराधिक है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव हम इस पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे इसको जरा सा हमें समझना पड़ेगा। जो अवैध मुद्रा है इसको ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है, इसको ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। रॉबर्टसन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, रॉबर्टसन नाम के एक मुद्रा शास्त्री हुए हैं। इन्होंने इस मुद्रा को अवैध मुद्रा कहने की बजाय ऐच्छिक मुद्रा नाम दिया। अब ऐच्छिक मुद्रा क्यों कहा, ऐच्छिक मुद्रा क्यों कहा, ऐच्छिक मुद्रा क्यों कहा? क्योंकि इसको देखो सर, इसको जो है सरकार की कानूनी बाध्यता नहीं होती है, यानी इस मुद्रा को सरकार कानून बनाकर जो है मान्यता नहीं देती है, मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं देती है। लेकिन ये जो है, जो लेन देन करने वाले लोग होते हैं, उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। हम एक उदाहरण, बैंक चेक है, आप बाजार गए, आपने बाजार से एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, और मोबाइल का मूल्य कितना है, 10,000 रुपए है मान लेते हैं। 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा आपने। अब आपने दुकानदार से कहा कि भाई आपके पास जो है 10,000 रुपए नहीं है, बल्कि आपके पास चेक है 10,000 रुपए का, आप चेक दे सकते हैं, है ना।
अब दुकानदार क्या करेगा, या तो चेक को ले लेगा, कहेगा हाँ लाओ चेक दे दो, हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी कह सकता है कि नहीं हम चेक हमारे यहाँ नहीं चलता है, हम चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी कह सकता है। यानी अब इस चेक को, इस 10,000 रुपए के चेक को एक्सेप्ट करने की इच्छा जो है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या इस चेक के चलने या नहीं चलने का जो मामला है वो दुकानदार की इच्छा पर निर्भर हो गया है ना। तो इसीलिए इसको ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। अगर दुकानदार चाहे, आप ठीक है, खरीदने वाला चेक दे रहा है, दुकानदार चाहे तो चेक को ले भी सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, कह सकता है कि हम चेक से पेमेंट नहीं लेते, इसलिए हम चेक को जो है ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। और इसी ऐच्छिक मुद्रा को अवैध मुद्रा कहा जाता है। आपसे अगर भविष्य में पूछा जाता है अवैध मुद्रा किसे कहते हैं, काला धन है ना, नकली नोट, चेक या 100 रुपए का नोट, तो आप जो है बैंक चेक को ही अवैध मुद्रा कहेंगे, है ना। आप जो है नकली नोट को अवैध मुद्रा नहीं कहेंगे। अवैध मुद्रा की परिभाषा नकली मुद्रा से अलग है। अवैध मुद्रा का मतलब है ऐच्छिक मुद्रा, मुद्रा का वह रूप या ऐसी मुद्रा जिसे चलाना या जिसे स्वीकार करना या न करना लेन देन करने वाली पार्टियों पर निर्भर करता है ना, लेन देन करने वाले पक्षों पर निर्भर, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं अवैध मुद्रा। ठीक है, ओके। स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की, वैध मुद्रा और अवैध मुद्रा। अब थोड़ा हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। अच्छा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, लेखा के आधार पर मुद्रा के प्रकार। लेखा के आधार पर भी मुद्रा को जो है दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रकार की मुद्रा बताई जाती है। एक होती है लेखा मुद्रा और दूसरी होती है यथार्थ मुद्रा। अब लेखा मुद्रा क्या होती है और यथार्थ मुद्रा क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम उसी चेक वाले उदाहरण पर जाते हैं। एक दुकानदार है ना, मान लीजिए वो चेक में जो है सौदे स्वीकार करता है चेक के रूप में। एक कोई सेलर है ना, विक्रेता है, और मान लेते मोबाइल ही बेच रहा है, उसने दिन भर में जो है 10 मोबाइल बेचे, 10 में से 8 के लिए उसको चेक मिले, ठीक है, और 2 के लिए उसको नकद मिला। नकद मतलब नोट और कॉइन्स के रूप में, ठीक है। 8 का भुगतान, 10 में से 8 का भुगतान चेक के रूप में किया गया और 2 का भुगतान नोट और कॉइन्स के रूप में किया गया। अब हम जानते हैं कि ये भारत का दुकानदार है, भारत के बाजार की बात कर रहे हैं हम, तो नोट रुपये में आए होंगे, है ना, कॉइन्स भी रुपये के रूप में आए होंगे। तो जब वो अपने रजिस्टर में हिसाब लिखेगा, 10 मोबाइल बेचने का हिसाब लिखेगा, तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा इतने रुपए के मोबाइल बेचे, ठीक है। और जो चेक का जो हिसाब होगा, चेक का हिसाब भी रुपये में ही रखा जाएगा। चेक का हिसाब वो चेक में नहीं रखेगा, कहेगा कि भी मान लीजिए आपके 8 चेक जो है 10-10 हजार के हैं, तो कहेगा 80,000 रुपए का जो है सौदा हुआ, 80,000 रुपए का सौदा चेक के रूप में हुआ, 20,000 रुपए का सौदा नकद रूप में हुआ, ऐसा लिखेगा, है ना। लेकिन सौदा रुपये में ही होगा, 80,000 रुपये और 20,000 रुपये, ठीक है। अब देखो लेन देन कैसे हुआ है, लेन देन तो हुआ चेक के माध्यम से, है ना, तो चेक यथार्थ मुद्रा हो गई। लेकिन हिसाब किस में रखा जा रहा है, हिसाब जो है रुपये में रखा जा रहा है, तो वो लेखा मुद्रा हो गई, ठीक है। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, इससे और अधिक क्लियर उदाहरण है, उसको देखते हैं क्या, दूसरा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो है जो भी सौदा करता है वो हर तरह की मुद्रा स्वीकार करता है, हर तरह की मुद्रा स्वीकार करता है, मतलब भारत और नेपाल बॉर्डर पर कोई दुकान है, कहाँ है दुकान, भारत और नेपाल बॉर्डर पर दुकान है। आदमी मान लो जो दुकानदार है, मान लो भारत का नागरिक, यानी उसका रुपया जो है बैंक में जमा, भारत के बैंक में जमा होता है, ठीक है। भारत का नागरिक है दुकानदार, और दुकान कहाँ है उसकी, भारत नेपाल बॉर्डर पे है। बॉर्डर पर होने का मतलब यह है कि नेपाल के लोग, दुकान जो है उसकी दुकान जो है बॉर्डर पे है। इस दुकान में भारत के लोग भी सामान खरीदने आते हैं, नेपाल के लोग भी सामान खरीदने आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो वो है, भारत का नागरिक है, यानी उसका जो सारे बैंक में रुपया जमा होता है, बैंक से रुपया मिलता है, इसके दुकानदार के अपने जो लेन देन होते हैं, यानी किसी बड़ी बाजार से जो लेन देन होते हैं, मान लीजिए भारत के किसी बाजार से होते हैं,
ठीक है, और सामान ये दोनों को बेच रहा है, नेपाल के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी। अब क्या होगा देखो, जब नेपाल के लोग जब सामान खरीदेंगे तो नेपाली रुपया लाएंगे, लाएंगे ना। लेन देन किस रुपये में हुआ? नेपाली रुपये में हुआ, नेपाली रुपये में लेन देन हुआ। और भारत के लोग भारत का रुपया लाए तो भारतीय रुपये में भी लेन देन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ की जो मुद्रा है, जो यथार्थ मुद्रा है, वो दोनों हो जाएंगी। नेपाली रुपया भी यथार्थ मुद्रा होगी इस दुकानदार के लिए, और भारतीय रुपया भी यथार्थ मुद्रा हो गई। ठीक है, लेकिन ये हिसाब किस में रख रहा है? क्योंकि इसको पता है कि इसका जो बैंकिंग सिस्टम है, बाकी सारा सिस्टम जो उसका जुड़ा है वो भारत के बाजार से जुड़ा हुआ है, तो इसका हिसाब किताब जो है पूरा रुपये में होगा, भारतीय रुपये में होगा। हिसाब किताब पूरा भारतीय रुपये में होगा। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति बन गई है? जो लेखा जोखा है वो तो भारतीय रुपये में है, इसलिए भारतीय रुपया क्या है? लेखा मुद्रा है। और जो लेन देन हो रहा है वो नेपाली रुपया और भारतीय रुपया दोनों में हो रहा है, तो ये दोनों जो है यथार्थ मुद्रा बन गई। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। यानी जिस मुद्रा के माध्यम से लेन देन होता है उसे हम यथार्थ मुद्रा कहते हैं, और जिस मुद्रा के माध्यम से हिसाब किताब रखा जाता है, रजिस्टर में नोट किया जाता है, उसको हम कहते हैं लेखा मुद्रा। ठीक है, ओके। अब हम इसको देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक पिछले 1-2 वीडियो जितना भी देखा है, 2-3 वीडियो अपलोड हुए हैं अभी तक, और उसमें मुद्रा के प्रकारों की हमने जितनी बात की उस सबको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं एक बार। हम बात कर रहे थे मुद्रा और उसके प्रकारों की बात कर रहे थे, और सबसे पहले हमारी बात हुई थी मुद्रा के जो प्रकार हैं वो कुछ कसौटी के आधार पर होते हैं। जैसे एक होती है मुद्रा प्रणाली कसौटी, है ना, दूसरी होती है स्वीकार्यता कसौटी, ठीक है, और तीसरी होती है लेखा कसौटी। ठीक है, जो मुद्रा प्रणाली कसौटी होती है इसके आधार पर मुद्रा 3 प्रकार की होती है। एक है धातु मुद्रा, दूसरी है कागज मुद्रा, कागजी मुद्रा भी कहा जाता है, और तीसरी है साख मुद्रा। ठीक, स्वीकार्यता के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की है, एक है वैध मुद्रा और दूसरी है अवैध मुद्रा। अवैध मुद्रा की जगह आप ध्यान में रखेंगे हमेशा कि ऐच्छिक मुद्रा, अवैध को क्या कहेंगे? ऐच्छिक, ऐच्छिक मुद्रा। और लेखा के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की है, एक लेखा मुद्रा और दूसरी यथार्थ मुद्रा। ठीक है, धातु मुद्रा फिर अगेन 2 प्रकार की होती है, एक मानक मुद्रा, ठीक है, दूसरी टोकन मुद्रा या प्रतीक मुद्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे, एग्जाम में एक नंबर में प्रश्न आ जाता है। कागजी मुद्रा 4 प्रकार की है, कौन कौन से हैं 4 प्रकार? प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, ठीक, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, और तीसरी अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, और चौथी है आदेश मुद्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप इनको जो ये टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इनमें मैं आपको बता देता हूँ ये प्रश्न, ये जो है, जैसे मानक मुद्रा किसे कहते हैं, प्रतीक मुद्रा किसे कहते हैं, सहायक मुद्रा एक और लिख सकते हैं आप इसमें। धातु मुद्रा का एक और प्रकार होता है सहायक मुद्रा, ठीक है, सब्सिडियरी मनी। प्रतीक मुद्रा को टोकन मुद्रा भी कहा जाता है, हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, मतलब देवनागरी में लिख देंगे, और वर्ड टोकन वर्ड है तो इंग्लिश का, लेकिन हिंदी में लिख देंगे टोकन, ऐसे लिख देंगे। तो टोकन मुद्रा किसे कहते हैं। ऐसे आदेश मुद्रा को फिएट भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिएट मनी, फिएट मुद्रा भी लिख सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है ना, और परिवर्तनीय मुद्रा क्या होती है, अपरिवर्तनीय मुद्रा किसे कहते हैं, आदेश मुद्रा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदेश मुद्रा किसे कहते हैं, प्रतीक मुद्रा किसे कहते हैं, है ना,
और साख मुद्रा के उदाहरण दीजिए, साख मुद्रा के 2 उदाहरण दीजिए। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। फिर आता है स्वीकार्यता के आधार पर मुद्रा कितने प्रकार की होती है। स्वीकार्यता के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है, वैध मुद्रा और अवैध मुद्रा। और जो वैध मुद्रा होती है इसमें भी 2 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। एक सीमित वैध मुद्रा होती है ना, जिसमें जो है सीमित मात्रा में ही वैध मुद्रा के रूप में भुगतान किया जा सकता है। दूसरी होती है असीमित वैध मुद्रा। असीमित वैध मुद्रा, इसमें किसी भी लिमिट तक, लाखों, हजारों, करोड़ों रुपये तक जो है भुगतान किया जा सकता है। सीमित वैध मुद्रा में 25 पैसे या उससे कम मूल्य की जितने भी वैध मुद्रा है उसका अधिकतम भुगतान 25 रुपये तक की सीमा में किया जा सकता है। 25 रुपये से अधिक सीमा में भुगतान करने के लिए फिर 25 पैसे से बड़े सिक्के या बड़े नोट होने चाहिए। ठीक है। अवैध मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा होती है। साख इसका एक उदाहरण है, सॉरी साख नहीं, बैंक चेक। बैंक चेक साख मुद्रा का बैंक चेक साख मुद्रा का उदाहरण भी है और अवैध मुद्रा का भी उदाहरण है, ऐच्छिक मुद्रा का भी उदाहरण है। ठीक है। और लेखा के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है, लेखा मुद्रा और यथार्थ मुद्रा। जिस मुद्रा के रूप में लेन देन होता है, जिस मुद्रा के माध्यम से लेन देन होता है उसे यथार्थ मुद्रा कहते हैं। ये लेन देन का माध्यम होती है। ठीक है। यथार्थ मुद्रा है जो वो लेन देन का माध्यम होती है। और जो लेखा मुद्रा है ये हिसाब किताब का माध्यम होती है, इसमें हिसाब किताब रखा जाता है। कोई आदमी रुपये में सौदा कर रहा है और हिसाब किताब डॉलर में रख रहा है, तुम कहेंगे कि उसका लेखा मुद्रा डॉलर है और यथार्थ मुद्रा रुपया है। कोई आदमी नेपाली रुपये में लेन देन कर रहा है लेकिन हिसाब जो है भारतीय रुपये में रख रहा है, तो भारतीय रुपया उसका लेखा मुद्रा हो जाएगा और नेपाली रुपया उसका यथार्थ मुद्रा हो जाएगा।